नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले आप मुझे मतलब बताइए, राजनीति के अपराधीकरण का क्या मतलब है। देखो, क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में एंटर करना, इलेक्शन लड़ना और इवन जीत कर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंच जाना, ये मतलब है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। ये किस प्रकार से नुकसानदायक है। देखो, अगर क्रिमिनल्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंचेंगे तो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक पैट्रोनेज मिल जाएगा। स्टेट पुलिस या फिर दूसरी एजेंसीज उनको आसानी से पकड़ नहीं सकेंगी क्योंकि उनके पास पावर होगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन्हें जारी रख सकेंगे। इसके अलावा देखो, अगर क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में पहुंचेंगे तो उनका ध्यान कानून बनाने पर नहीं होगा जिसके लिए जनता ने उनको चुना है। या फिर कोई क्रिमिनल अगर मंत्री बन जाता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा। उसका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे अपने क्रिमिनल बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गवर्नेंस जो है वो प्रभावित होती है अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में पहुंचते हैं। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से हमारी डेमोक्रेसी की इमेज भी खराब होती है। सोच के देखिए, दूसरे देशों में क्या संकेत जाएगा जब उन्हें यह पता लगे इंडिया की पार्लियामेंट में 46% एमपीज ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि क्रिमिनल्स पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज में पहुंच जाते हैं। देखो, इसका सबसे पहला रीजन ये है लैक ऑफ गवर्नेंस। विभिन्न सरकारें बेसिक एमिनिटीज भी जनता को नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं और दूसरे बेसिक गुड्स जैसे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छी नहीं होती है विभिन्न रीजन्स में। तो जनता को ये लगता है पुलिस वैसे ही अपना काम नहीं करती और काफी बार तो पुलिस पर भी हरासमेंट के आरोप लगते हैं। अगर हम ऐसे पर्सन को चुनेंगे जिसके पास मसल पावर है, जनता को फर्क नहीं पड़ता वो क्रिमिनल है, जिसके पास मसल पावर है, पैसा है, तो जनता को ये लगता है ये पर्सन हमारे लिए सही है। कल को अगर पुलिस हरास करती है तो ये रिप्रेजेंटेटिव हमारी हेल्प कर सकता है। तो वो पर्सन्स जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उनका विनेबिलिटी फैक्टर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से वो चुने जाते हैं स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में। तो पहला पॉइंट हुआ लैक ऑफ गवर्नेंस। सरकारें बेसिक चीजें प्रोवाइड कर नहीं पाती और जनता को एक उम्मीद दिखती है मसल मैन में यानी क्रिमिनल्स में। दूसरा पॉइंट, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज भी विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए क्रिमिनल्स को प्रमोट करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जीत कर आए। तीसरा पॉइंट, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे भी आवश्यकता होती है मसल पावर की और फाइनेंशियल पावर की। उनको इलेक्शन में काफी सारे फंड्स चाहिए होते हैं तो वो क्रिमिनल्स से फंड्स ले लेते हैं ताकि अपना जो चुनाव प्रचार है उसे फाइनेंस किया जा सके और उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा देखो, कुछ क्रिमिनल्स चुनाव में वोटर्स को डराते धमकाते हैं अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए। बूथ कैप्चरिंग जो पहले के समय में होती थी, आज तो बूथ कैप्चरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने कुछ रीजंस डिस्कस किए जिनकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक काफी सारी लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं। जैसे देखो, फर्स्ट पॉइंट, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं उनके लिए ये कंपलसरी बना दिया था कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक एफिडेविट फाइल कीजिए जिसमें पास्ट में जितने भी आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं उनकी आप जानकारी दीजिए ताकि जनता को पता लगे कि जिसे हम चुनने जा रहे हैं उसके खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। उसके बाद नोटा आया था 2013 के आसपास। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम में एक नोटा का बटन भी होना चाहिए ताकि अगर किसी को लगता है कि सारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कैपेबल नहीं है तो वोटर नोटा का बटन दबा सकें। तीसरा पॉइंट, देखो, 2013 से पहले क्या होता था, अगर इवन कोई एमपी या फिर एमएलए कन्विक्ट भी हो जाता था, मान लीजिए किसी एमपी या फिर एमएलए को 2 से अधिक साल की सजा हुई, 2013 से हम पहले की बात कर रहे हैं, तो वो अपील फाइल कर देता था
हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में उस एमपी या एमएलए की कन्विक्शन के बावजूद सदस्यता नहीं जाती थी। डिस्क्वालीफाई वो एमपी या फिर एमएलए नहीं होता था। लेकिन 2013 में लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, अगर किसी एमपी या फिर एमएलए को 2 से अधिक साल की सजा हुई है तो इमीडिएटली उसी समय उस एमपी और एमएलए की जो सदस्यता है वो चली जाएगी। चौथा पॉइंट, 2013 में आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिन भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ ट्रायल केसेस चल रहे हैं उन केसेस को कंप्लीट किया जाए 1 साल के अंदर। मतलब जो ट्रायल चल रहे हैं उन ट्रायल्स को कंप्लीट किया जाए 1 साल के अंदर अंदर। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया, यानी 1 साल के अंदर अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ जो ट्रायल चल रहे थे उनका कंप्लीशन नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जाएं। और नेक्स्ट ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन कैंडिडेट्स को वो टिकट दे रहे हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उनको पब्लिसाइज किया जाए। मतलब न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में बताया जाए कि इन कैंडिडेट्स को हमने टिकट दिया है और इनके खिलाफ ये क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ताकि वो कैंडिडेट्स जिनके क्रेडेंशियल काफ़ी ज़्यादा डूबियस हैं, यानी जिनके खिलाफ सीरियस केसेस चल रहे हैं, उनके बारे में जनता को पता लगे और जनता ऐसे कैंडिडेट्स को ना चुने। अब देखो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि 2018 में जो आपने ये ऑर्डर पास किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस के बारे में जानकारी दे न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में, इस ऑर्डर को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसे न्यूज़पेपर्स में बताया जाता है जिनको कोई पढ़ता नहीं है, और मीडिया चैनल्स में अगर ये इंफॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल रात को आती है ताकि कोई भी देख ना पाए। इवन पिटिशनर ने यह भी कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने ना तो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 को अमेंड किया और ना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अमेंड किया। तो आपने जो ऑर्डर पास किया था उसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई। पिटिशनर ने कहा, देखो जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया था जिसमें आपने आदेश दिया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप उन कैंडिडेट्स के खिलाफ चल रहे केसेस की जानकारी दीजिए अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और न्यूज़पेपर्स में, ताकि जनता को ये पता लगे कि आपने जिन कैंडिडेट्स को टिकट दी है उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दिया है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कि भैया आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स और लोकल रीजनल न्यूज़पेपर्स में, नेशनल पेपर्स में जानकारी दें कि जिन कैंडिडेट्स को आपने टिकट दी है उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस और कितने केसेस चल रहे हैं। अब एक नई चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप ये भी एक्सप्लेनेशन दें कि आपराधिक मामले चलते हुए भी आपने इन कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दी है। आप अपनी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक फैक्टर यूं नहीं बता सकते कि जीतने की क्षमता उनकी ज़्यादा थी, यानी विनेबिलिटी फैक्टर बताकर आप अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। आपको डिटेल से बताना होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ केस चल रहे थे फिर भी आपने इन लोगों को टिकट क्यों दी। देखो, आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज का तर्क ये होता है कि जो केसेस चल रहे हैं कैंडिडेट्स के अगेंस्ट वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, यानी जानबूझ के विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन पर्सन्स के खिलाफ केस दर्ज करवाए हैं ताकि इनको इलेक्शन जीतने से रोका जा सके। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, चलो देखो पॉलिटिकल पार्टीज ने इंफॉर्मेशन पब्लिश कर भी दी, उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि जनता को एक लेवल के बाद फर्क पड़ता ही नहीं कि कैंडिडेट के खिलाफ केस चल रहे हैं। जनता बहुत सारे दूसरे इश्यूज को ध्यान में रख के वोट देती है। काफ़ी बार पार्टी का चेहरा देखती है, काफ़ी बार बल्कि उन लोगों को ज़्यादा वोट दिए जाते हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे होते हैं, क्योंकि जनता को लगता है ये लोग हमें ज़्यादा अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो जनता का जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग किस्म का है। तो सॉल्यूशन ये दिया जाता है आर्टिकल में, देखो वो लोग जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं वो इलेक्शन ही ना लड़ सकें, ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज के बिना और कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आएं और ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देने से कतराएं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं।
दोनों ही सॉल्यूशंस में पॉलिटिकल पार्टीज की जो भूमिका है वो मेन है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।